हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 12th ऑफ फेब। ओके, सो आपके इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं एंड बहुत से स्टूडेंट्स की इस समय हमारे पास क्वेरी आ रही है कि किस तरह से आप इन लास्ट डेज़ में क्या आपकी तैयारी रहे, किस तरह से आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है आप उसको कैसे रिवाइज़ करें ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। सो आई वुड से कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है और आपको क्या करना है इस समय, बहुत ही ज़्यादा एक पेशेंट माइंड के साथ बहुत आराम से चीज़ों को रिवाइज़ करना है एंड आई वुड जस्ट लेट यू नो कि आपकी क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, कट ऑफ क्लियर करके आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकें। सो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड जो कुछ भी मुझे सही लगता है उन्हीं बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो देखिए इस वीडियो में हम क्या बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अब इन लास्ट 7 डेज़ में मीन्स 4th फेब से लेके 10th फेब तक जो ये समय है, इस समय में आपको किस तरह से लॉ कैसे पढ़ना है, आपको जीके किस तरह से पढ़ना है एंड बाय द वर्ड पढ़ना है आई मीन कि आपको किस तरह से ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है। बिकॉज अब बहुत समय हो चुका है, अब केवल आपके पास कुछ ही समय रह गया है। सो आई वुड प्रिज्यूम कि आपने बहुत अच्छे से अब तक पढ़ाई कर ली होगी और अब आप केवल और केवल रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे। बट जब हम जी के पोर्शन की बात करेंगे तो मैं वहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक जीके पर अच्छे से फोकस नहीं किया है। ओके, सो एट दैट पॉइंट यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। ओके, तो जब हम जीके के बारे में बात करेंगे वहाँ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, तो वहीं पर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग को लेकर के आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आया होगा कि हाँ ये तो पॉइंट हम जानते हैं कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, बट एट द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी कि नेगेटिव मार्किंग यूपी के पेपर में किस तरह से अप्लाई होती है। सो आई डू सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो बात मैं आपको बताऊंगी कि वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो बात पता होगी। ओके, सो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो लॉ वाला पेपर है, पेपर 2, उसके लिए आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। पहले कुछ बेसिक बातें जो कि आपको पता ही होंगी कि 150 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 300 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा और 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब ये आता है आपका सिलेबस। तो जब आप सिलेबस देखते हैं तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड यहाँ पर आपके लिए किया है। इधर ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप किसी भी अदर स्टेट को भी फोकस कर रहे हो, बी इट उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कोई भी स्टेट हो, सभी जगह पर ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं। ओके, देन योर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें कवर हो रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके, देन टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो इस तरह से आपके ये मेन हुए 9 सब्जेक्ट्स। ओके, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो लॉ में आपको यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब इन 9 सब्जेक्ट्स को आप किस तरह से डिवाइड करें कि 7 डेज में आप इन 9 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकें। ओके, क्योंकि देखिए इस वीडियो में आपको एक 7 डेज का स्ट्रेटेजी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको देखिए क्या करना है,
CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, सबसे पहले कवर करना है। और एक दिन में एक सब्जेक्ट करें कि सपोज आज 4 फेब है तो आपने 4 फेब को कॉन्स्टिट्यूशन किया, देन 5 फेब को आपने CRPC किया, देन 6 फेब को आपने CPC किया, ओके। देन 7th एंड 8th फेब को आपने 7th फेब को ज्यूरिस्प्रूडेंस, 8th फेब को आपने इंटरनेशनल लॉ किया। देन अब आपके पास 2 दिन और बचते हैं, 9th फेब एंड 10th ऑफ फेब्रवरी। तो अब आपके पास लेकिन सब्जेक्ट्स बचते हैं 4, IPC, एविडेंस, TPA एंड कॉन्ट्रैक्ट। देन आई वुड से कि TPA और कॉन्ट्रैक्ट देखिए इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़ा एक छोटे सब्जेक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट आई वुड कंसिडर कि वो थोड़ा ईजी है, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। छोटा सब्जेक्ट है, ईजियर भी है, सिमिलरली TPA भी थोड़ा ईजी है। और इधर भी अगर हम IPC और एविडेंस को देखें तो एविडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स का, एक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एविडेंस के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और IPC के साथ भी बहुत कंफर्टेबल आप रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, IPC एंड TPA, इस तरह से 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन में करना होगा कि सपोज 9th फेब को आपने IPC और TPA कवर कर लिया और 10th फेब को आपने एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कवर कर लिया। तो इस तरह से 4th फेब से लेके 10th फेब तक आपका एक प्रॉपर ये चार्ट मैंने टाइप बना दिया है। और इसमें देखिए आप अपने खुद के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CPC को पहले कवर कर लें, CRPC नेक्स्ट डे कर लें, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर विश। मैंने बस आपको एक आइडिया यहाँ पर दिया है किस तरह से आप सब्जेक्ट्स को एक बैच उनका बना सकते हैं, कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। अब ये तो बात रही कि सब्जेक्ट्स को कैसे हम डिवाइड करें इनटू दीज डेज, लेकिन अब इन्हें पढ़ें कैसे, ओके। जो मेन बात आती है वो आती है पढ़ें कैसे, रिवाइज कैसे करें। देखिए रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है, बेयर एक्ट उठाना है और अपने बेयर एक्ट को ही थॉरली रिवाइज करना है। अब बाय द वर्ड आई से थॉरली डजंट मीन कि आपको दोबारा से पूरा बेयर एक्ट लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ने का अब टाइम आपके पास नहीं है। एंड ऑल्सो आई वुड प्रिज्यूम कि आपने, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपने उस तैयारी के दौरान भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक किया होगा, आपने मार्क किया होगा अपने बैरेक्ट में कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को मुझे ध्यान से पढ़ना है, या फिर ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपने अपने बैरेक्ट में मार्क की हैं, टिक की हुई हैं, उनको ही आपको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। साथ ही देखिए जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं। कि सपोज आपसे पूछा गया अकम्प्लिस किस सेक्शन में है, आपसे पूछा गया को एक्यूज किस सेक्शन में है, पब्लिक न्यूसेंस कहाँ डिफाइंड है। तो इस तरह से डायरेक्ट जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको क्या करना है, बैरेट का जो इंडेक्स होता है, एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द बैरेट आपको जो इंडेक्स दिया गया होता है, उस इंडेक्स में से आपको रिवाइज करने होंगे अपने सेक्शंस। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर बस बैरेट को ही बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आपके जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कभी भी गलत ना हो, ओके। एंड अब देखिए आप बैरेट तो पढ़ ही रहे हैं, इंडेक्स रिवाइज कर रहे हैं, साथ ही आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उस सब्जेक्ट के MCQs भी साथ के साथ सॉल्व करते चलना है। अब MCQ के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं, ओके। बहुत सी बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी बुक से MCQ सॉल्व कर सकते हैं। और MCQ के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बाद में बात करेंगे। देन लैंडमार्क जजमेंट्स, देखिए बहुत स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जजमेंट्स कैसे करें, हम लाइव लॉ फॉलो करें, बार बेंच फॉलो करें, क्या फॉलो करें और जजमेंट्स को हम कैसे करें। तो देखिए जजमेंट्स को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप खुद भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि कभी भी आपसे बीट एविडेंस, बीट सीआरपीसी, सीपीसी, उसके जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं जो कि लेटेस्ट किसी केस लॉ के ऊपर बेस्ड हो, या लेटेस्ट कोई आपसे केस लॉ इन सब्जेक्ट का नहीं पूछा जाता। अगर आपसे लेटेस्ट कुछ पूछा जाएगा तो दैट विल बी इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए या कुछ भी ऐसा जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर ऐसा हेल्ड किया गया है, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में अभी काफ़ी चर्चा चल रही थी, फिर उसको लेकर के जो भी रूलिंग कोर्ट की आई है, या फिर और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स रहते हैं, तो उनको आपको ज़रूर अच्छे से कवर करना चाहिए। वो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। पर उसके अलावा अगर आप सोचें कि आईपीसी में क्या लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में, और आईपीसी से रिलेटेड आप केसेस को पढ़ने लग जाएं, तो आई वुड से कि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अगर आप पेपर्स भी देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो कभी भी आईपीसी से रिलेटेड कोई नए केसेस नहीं पूछे जा रहे हैं। आईपीसी में आपसे वही लैंडमार्क जजमेंट्स ही पूछे जाते हैं। बारेंद्र कुमार घोष पूछा गया, डुडले स्टीफन पूछा गया, या इस तरह के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ योर पेपर 2 शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज पेपर 1, दैट इज योर जीएस का पेपर आपका किस तरह से है। तो बेसिक बातें आपको पता ही है कि 150 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 150 नंबर का ये पेपर है, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स। तो 9 आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इसी बार से ऐड हुए हैं। ओके, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें 9 जो ये सब्जेक्ट्स हैं, अब उन 9 सब्जेक्ट्स को भी मैंने इस तरह से ग्रुपिंग किया है कि इधर जो ये सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़े बड़े हैं इन द सेंस जहाँ पर थोड़े ज़्यादा सेक्शंस हैं। कि आपका डिसेबिलिटी एक्ट है वो थोड़ा बड़ा एक्ट है, देन पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पर थोड़े ज़्यादा सेक्शंस हैं, 30 सेक्शंस, 37, 46, इस तरह से थोड़े ज़्यादा सेक्शंस हैं। वेयर इज डाउरी प्रोहिबिशन, एमटीपी, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ ऐसे एक्ट हैं, ये तीनों ही जो बहुत छोटे हैं। यहाँ पर 8-10 इतने ही सेक्शंस केवल इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर भी बहुत इजी आपको देखने में पता चल रहा है कि आप इन सभी एक्ट्स को क्या करें, एक दिन में एक एक्ट करें। सपोज 4 फेब को आपने डिसेबिलिटी किया, देन 5 फेब को पॉक्सो, 6 को आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया, 7 को सिटीजन्स एक्ट, 8 को आपने प्री नेटल एक्ट किया, 9 को आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट अपना रिवाइज किया। देन ये जो तीनों एक्ट हैं, अभी मैंने बताया कि ये थोड़े छोटे एक्ट्स हैं, तो ये तीनों ही ऐसे हैं कि आप इनको एक साथ भी एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो 10 फेब को आपने इन तीनों एक्ट्स को एक साथ रिवाइज अपना कर लिया। तो इस तरह से आपके ये एक्ट जो हैं वो रिवाइज होते रहेंगे। अब इनको भी पढ़ने का तरीका सेम है। अब क्योंकि देखिए ये थोड़े छोटे एक्ट हैं, तो इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जब आप इनको पढ़ें तो थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लें। भले ही आपने उस समय सोचा हो कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार क्या हो रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उसको देख लें फिर से। ओके, क्योंकि ये थोड़े छोटे एक्ट हैं। देन वी कम टू द जीके पोर्शन। अब ये देखिए एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर देता है। ओके, एंड इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब जीके की हम बात करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि विच टाइप ऑफ कैंडिडेट यू आर। तो यहाँ पर अब देखिए ये क्वेश्चन आते ही मेरा काम खत्म हो जाता है और आपका काम शुरू होता है। अब आपको खुद से ये सोचना है, ये क्वेश्चन पूछना है, और बहुत ऑनेस्ट अपने साथ रहना है। देखिए मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, कोई तीसरा बंदा आपसे नहीं पूछ रहा है, आप खुद अपने आप से पूछें। आपने खुद तैयारी की है, और आप अपनी जर्नी को जब देखें तो आप खुद इस समय वीडियो को पॉज करके भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं,
क्या आपने जीके को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है? एंड बाय द वर्ड्स आई से बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से मतलब कि क्या आपने करंट अफेयर्स को किसी मैगजीन से फॉलो किया है और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं? क्या आपने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है? देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट फॉर जीके। लेकिन क्या आपने जीके को उतना सीरियसली नहीं लिया और करंट अफेयर्स को बस थोड़ा बहुत देखा है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, और या फिर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको कभी कभार ऐसा पढ़ा, मतलब बहुत डीपली या बहुत अच्छे से, बहुत थॉरली नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप खुद डिसाइड करें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो दिस इज for you to decide and be honest with yourself. Okay, so I hope आपने अपना डिसीजन इस समय तक ले लिया होगा। एंड मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ कि अगर आप कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो फॉर दूस कैंडिडेट्स जिन्होंने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको अब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने नोट्स को रिवाइज करें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, किसी मैगज़ीन को पढ़ा है, तो जिस समय आपने उस मैगज़ीन को पढ़ा होगा तो आपने उस मैगज़ीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ज़रूर मार्क किया होगा। पढ़ते हुए जो भी आपको लगा होगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने उसे हाईलाइट भी किया होगा, मार्क भी किया होगा। तो केवल वही पॉइंट्स जो कि आपने उस समय मार्क किए, केवल उन्हीं पॉइंट्स को बार बार अब आप रिवाइज करें। साथ ही अपनी तैयारी को देखने के लिए कि क्या आपने करंट अफेयर्स ठीक है पढ़ तो लिया, बट जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आपके आंसर सही होते हैं या नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर ही कोई भी ऐसी एमसीक्यू की वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने करंट अफेयर्स कितने अच्छे से पढ़ा है। देन वी कम टू द कैटेगरी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, दैट इज जिन्होंने करंट अफेयर्स को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है। देखिए पढ़ा ही नहीं है तो थोड़ा और भी आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, बट कुछ भी देखिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी मैराथन वीडियो देख सकते हैं। देखिए हर कोई यूट्यूब से आप पढ़ते हैं एंड यू आर वेल वर्स, तो मुझे आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे ही आप डालेंगे कि कोई मैराथन वीडियो, तो वहाँ पर आपको पूरे साल की कोई इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पर 5 घंटे में 6 घंटे की इस तरह की वीडियोस वो होंगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक साल का करंट अफेयर उस 5-6 घंटे में कवर करा दिया गया होगा। तो अब देखिए 5-6 घंटे सुनते ही डरिएगा मत कि 5-6 घंटे की वीडियो कैसे देखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। आपके पास अभी 7 दिन है। सपोज आपको कोई ऐसी वीडियो मिलती है जो कि 7 घंटे की है, आपके पास 7 दिन है, तो आप एक दिन में एक घंटे की वीडियो उसको देखें, है ना। या उससे कम घंटे की, अगर कोई सपोज 4 घंटे की वीडियो मिलती है, तो आपने हर दिन 1 घंटे उसको देखा, 4 दिन में वीडियो कंप्लीट हो गई। अब 5th डे से फिर से उस वीडियो को देखा। ओके, देखिए कई बार क्या होता है, जब आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो उससे भी आपको चीज़ें याद रहती हैं, और आपको प्रीलिम्स में क्या करके आना है, केवल आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक सही करके आना है। तो वहाँ पर आपसे कोई लिखने के लिए नहीं कह रहा है कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव आंसर दें। आपको केवल और केवल मतलब है अपना कट ऑफ क्लियर करने से। एज वेरी सिंपल एंड बी वेरी फ्रैंक टू यू कि आपको सिर्फ अपना कट ऑफ क्लियर करना है, तो उसके लिए आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देख करके भी आप बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सपोज इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इंडिया की क्या रैंक रही हैप्पीनेस इंडेक्स में, इस तरह के वेरियस इंडेक्सेस। तो आप एक पेपर लें, उस पर इंडेक्स हेडिंग डालकर जो भी सभी इंडेक्सेस हैं उन सभी को एक साथ नोट कर लें। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं स्कीम्स के रिगार्डिंग, अवार्ड्स हैं,
अवार्ड्स के साथ ही बुक्स और ऑथर्स हैं, कोई तो इम्पॉर्टेंट कोई इस तरह की बुक आई है तो उसके ऑथर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अवार्ड्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हैं, या कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट्स अगर हुए हैं, तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स को और साथ ही कुछ और टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करके उनके कुछ छोटे नोट्स अपने पास बना सकते हैं। अभी देखिए, ये मत सोचिए कि बिल्कुल ही समय नहीं बचा, कैसे करेंगे, समय है आपके पास, बट द थिंग इज आपको उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा। इंडेक्स लिखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आपके पास आधे घंटे में आप किसी भी वीडियो को देख करके या कैसे भी आप इंडेक्स से रिलेटेड सब कुछ लिख सकते हैं, या 1 घंटा मान लीजिए। तो इस तरह से आप जब तक देखिए आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा एंड ऑल्सो आप टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो आपने ज़रूर अपने नोट्स बनाए होंगे, उन्हीं को रिवाइज करें। प्लस आप यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। जब आप पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, पीसीएस का पैटर्न देखेंगे, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर दूस कैंडिडेट्स जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली या किसी बुक से अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप अगेन हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आप कोई मैराथन वीडियोस इस तरह की देखें जहाँ पर आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री 3-4 घंटे में कवर अप कराया हुआ हो, मिडाइवल हिस्ट्री 5-6 घंटे में। इस तरह से बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी, डोंट यू वरी। आप चेक करें यूट्यूब पर, आपको मिलेंगी इस तरह की वीडियोस जहाँ पर 3-4-5 घंटे में इस तरह से आपको कवर कराया गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक्स। और एमसीक्यू वीडियोस भी मिलेंगी या वन लाइनर्स भी मिल सकते हैं। तो आप वन लाइनर्स या एमसीक्यू या मैराथन वीडियोस के द्वारा ही अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। ओके, अगेन आई वुड से कि देखिए आपको प्रीलिम्स में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिखने हैं। आपसे हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि आपको प्रॉपर टाइमलाइन आपको बतानी हो, या औरंगजेब अगर किसी रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको वहाँ पर औरंगजेब के बारे में सब कुछ लिखना हो, ऐसा आपसे नहीं पूछा जा रहा है। एंड ऑल्सो आपके पेपर के रिक्वायरमेंट भी वो नहीं है। जब आप तैयारी करते हैं तो उस समय आपको ये भी समझ करके चलना है कि आपका जो पेपर है उसके रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बीट हिस्ट्री, बीट ज्योग्राफी और बीट या करंट अफेयर्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी लेवल के होते हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दिए हों, 8th 9th 10th क्लास तक उसने हिस्ट्री को पढ़ा हो, तो वो उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकेगा। करंट अफेयर्स में भी आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि हाल फिलहाल में, मतलब उस समय न्यूज़पेपर में चर्चा में रही हों, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप अपना रिवीजन करने की पूरी कोशिश करें। आप एमसीक्यू ज़्यादा लगाएं और आप मैराथन वीडियोस को वॉच करें। देन वी कम टू पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक। देखिए, पॉलिटी और साइंस और टेक में मैंने बाइफिकेशन नहीं किया है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इन योर लॉ पेपर ऑल्सो। सो जब आप उसके लिए तैयारी करेंगे तो पॉलिटी इनडायरेक्टली आपका कवर अप हो रहा है वहीं से। एंड साइंस और टेक में दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करने चाहिए। यूपी पीसीएस एज वेल एज पीसीएस जे जुडिशरी, दोनों ही आप यूपी इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व ज़रूर करें। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स से क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है। एंड ऑल्सो साइंस के क्वेश्चंस कई बार क्या होता है, रिपीट होते हैं। आप जब पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, सपोज डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस या विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार नहीं, मतलब 1-2 साल बाद रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ से आप वो कवर कर सकते हैं। देन अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अब आपका जो पूरा दिन है वो कैसा होगा।
ओके, अभी तक हमने बात की कि आपको लॉ में क्या क्या पढ़ना है और आपको जीके कैसे कवर करना है। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ एक तरह से एक जिस्ट कि सपोज आज 4th फेब है, तो 4th फेब में आपके पास करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एक मेजर सब्जेक्ट, बीट कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, ऐसा कोई भी मेजर सब्जेक्ट वो आपको करना है। वो करने के बाद आपको एक माइनर एक्ट करना है जो कि आपका जीके पोर्शन के अंदर आ गया। तो यहाँ पर माइनर एक्ट से मेरा मतलब है कि सपोज पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन, ये भी जो सब आपके एक्ट्स थे वो आपको करना है। देन आपको क्या करना है उसके बाद, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं का रिवीजन करना है, या फिर एमसीक्यू वीडियोस अगर आप देखें तो वो और भी बेहतर रहेगा। देन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ज़रूर सॉल्व करने हैं। यूपी के स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं यूपी पीसीएसजे, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करें और टाइमर लगाकर सॉल्व करें। पूरा आप घर में माहौल बनाएं इस तरह का जैसे एग्ज़ाम सेंटर में ही आप बैठे हों। 2 घंटे का टाइमर लगाएं, 2 घंटे में अपने पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो एक दिन में आपको ये करना है। तो बीट 4th फेब, 5th फेब, 6th फेब, हर दिन आपको इस तरह से 4th से लेकर के 10th तक ये चीज़ें तो एक दिन में ज़रूर करनी ही करनी हैं। और अब देखिए इसमें अगर मैं बताऊं भी आपको, तो जो मेजर लॉ है वो आपका सपोज 2 घंटे में आप उसे रिवाइज करेंगे और 1 घंटा आप जीके पोर्शन के लिए मान सकते हैं। देन करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 1-1 घंटा इनका हुआ, तो 3 घंटे ये, एंड देन 1 घंटा प्रीवियस ईयर के लिए, तो 3, 4, 5, 6 एंड 7, सो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी तो देखिए अब मिनिमम आपके लिए आपको करना ही होगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, खुशी खुशी हंसी खुशी अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं, तो आपको इतना टाइम तो देना ही होगा। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक जितना भी मुझे जो सही लगता है एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता सकती थी, मैंने पूरे एफर्ट्स किए हैं, आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई आपको लगती है कोई बात ऐसी जो कि मैंने मिस आउट कर दी हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप बंद ना करें, अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग सुनते ही सभी के मन में आया होगा, हाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, हम जानते हैं 2018 से ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग यूपी में अप्लाई हो गई है, ये तो हमें पता है। ओके, लेकिन आपको क्या पता है, और जो पता है क्या मैं सिर्फ उतना ही बताने वाली हूँ, इसलिए 1 मिनट की बात है, सुने ज़रा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, सो पेपर 1 दैट इज़ योर जीके एंड पेपर 2 दैट इज़ लॉ। तो देखिए जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होगी, 1/3 मीन्स 0.33 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन। कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो वो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कितने नंबर का है, जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन है उसका 0.33% या 1/3 जो है वो आपका डिडक्ट होगा। और सिंप्लीफाई करके अगर मैं समझाऊं तो जीके का जो पेपर है वहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसका मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.33 मार्क्स जो है वो कट होंगे। ओके, या 1/3 के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो 1/3 कट होना है किसका, एक क्वेश्चन जितने नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसका मतलब 1/3 ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि 1/3 ऑफ 1 मार्क इक्वल टू 0.33 मार्क्स आपके कट होंगे। जबकि अगर हम लॉ वाला पेपर देखें
तो वहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 2 नंबर का है इसका मतलब 1/3 ऑफ 1/3 किसका कट होगा? 1/3 कट होगा जितने नंबर का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका मतलब 1/3 ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 0.66 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब जीके में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.33 मार्क्स कट हो रहे हैं, जबकि लॉ में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पर आपके 0.66 मार्क्स कट हो रहे हैं। ओके, और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। देखिए, सपोज आपने सपोज आपने जीके का अपना पेपर किया जहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन गलत हुए। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन गलत हुए, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का, यानी कि 30 मार्क्स ये बनते हैं। अब 1/3 ऑफ 30 मार्क्स यानी कि 3, यानी कि 1/3 इंटू 30 यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पर आपके कट होंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम लॉ वाले पेपर में देखें तो सपोज लॉ वाले पेपर में अगर आपके 30 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर अब 1/3 ऑफ 30 मत करने लग जाइएगा। आप देखें कि ये तो 30 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 30 इंटू 2 मीन्स 60 मार्क्स। तो आपको 1/3 करना है ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि 3 to 20 मीन्स आपके अगर लॉ वाला जो पेपर है वहाँ पर अगर आपके 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके 20 नंबर यहाँ पर कट हो जाएंगे। ऐसा देखिए बहुत सिंपल है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस है और कुछ रॉकेट साइंस में नहीं समझा रही हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉ वाला जो पेपर है वहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और जो जीके वाला पेपर है वहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जबकि जो लॉ वाला पेपर है वहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो क्योंकि नंबर डबल हुए हैं इसीलिए जो नंबर, जब आपको जितने नंबर मिल रहे हैं वो भी तो डबल हुए हैं ना। इधर आपको सही करने पर 1 नंबर मिल रहा था, इधर आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिल रहे हैं। तो जब जितने नंबर आपको सही करने पर मिलेंगे वो डबल हुए हैं तो जो आपके मार्क्स कटेंगे वो भी तो डबल होंगे। तो जब यहाँ पर आपके जो कट रहे हैं वो 10 नंबर कट रहे हैं तो इधर जो कटेंगे वो 20 मार्क्स कटेंगे। ओके, सो आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाना चाहा। और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पहले से पता हो, बट द वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल कि बहुत से कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होगा, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ यही पढ़ते हैं कि 1/3 मार्क्स कट होंगे, ठीक है, 1/3 0.33 कट होंगे, ठीक है, पर उसके आगे आप कैलकुलेशन करने की शायद कोशिश ना की हो। और अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लगा तो मैंने आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की। स्टिल अगर आपको ये नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है अभी भी कुछ इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, so this is all for today and I wish all good luck and all the best to each and every candidate। आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। देखिए, लास्ट ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि अब इस समय में आपको आपके जो साथ वाले लोग हैं जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि मेरा इतना सिलेबस हो गया, तुम्हारा कितना हो गया, तुमने क्या क्या पढ़ लिया। मतलब बहुत कुछ इस समय आपके साथ चलेगा और आपको कई बार लगेगा कि आपका दिन खराब हो गया, आपने मतलब आप लो भी फील करेंगे, आप कई बार बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। सो मिक्स्ड आपके साथ अब चीज़ें होंगी, बट इस समय में आपको 2 बातें मैं कहूँगी। पहला कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंस रहना है,
कॉन्फिडेंट अपने आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने अंदर पूरा बिलीफ रखना है कि आपने अच्छे से तैयारी की है और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं. सो देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड इज आई वुड से सेल्फ बिलीव. ओके, देखिए, जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं. एंड आई वुड से कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को देने जाएं. एंड आई विश ऑल गुड लक टू यू. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं. प्लस हमारी वेरियस अदर वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं. सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. वहाँ से आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं. एंड टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड आई वुड से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं. हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट ज़रूर करें. एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो. हमने पूरी कोशिश की कि हम आपकी मदद कर सकें. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग जो भी हमारे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट. एंड आपके कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. प्रिपेयर वेल. गुड लक. Thank you. Stay tuned with our channel. Thank you.